नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है फ्री बीस को लेकर और उसकी तारीख पड़ी। तारीख पर केजरीवाल, हम सबको मालूम है कि केजरीवाल जी ने उसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली थी और केजरीवाल जी ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना एडवोकेट बनाकर उतारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने एडवोकेट के माध्यम से इंटरवेंशन करना चाहा और कहा, कहने की कोशिश ये की कि जो फ्री बीस को लेकर, मुफ्त खोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है, जो कमेंट कर रहा है वो ठीक नहीं है। ये मुफ्त खोरी वेलफेयर के लिए, उस मरे हुए इंसान के लिए, वो जो बहुत प्रताड़ित है, जो बहुत परेशान है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसके लिए क्या। इसलिए ये जो मुफ्तखोरी है, ये मुफ्तखोरी शब्द ठीक नहीं है, फ्रीबीज शब्द ठीक नहीं है। इसलिए इसमें इस तरह का अगर ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट लगाएगा तो ये ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली। कारण एक और है, क्योंकि मान्यवर केजरीवाल जी के पास ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं दिखती हमें, दिल्ली में सरकार उन्होंने बनाई या फिर पंजाब में सरकार बनाई, कि वो वेलफेयर कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर सकें, कुछ अच्छा काम कर सकें, जिससे कि पूरा वेलफेयर हो सके, जिससे समाज का कल्याण हो सके। तो ऐसी कोई योजना मुझे अभी तक दिल्ली में नहीं दिखी। हाँ, वो पूरी की पूरी राजनीति फ्रीबीज पर ही करते हैं। फ्रीबीज की नई तरह की पॉलिटिक्स वो लेकर आए और उसको वो दिल्ली मॉडल कहते हैं और कहते हैं कि भाई ये दिल्ली मॉडल जो है वो हम विश्व को दिखाना चाहते हैं। मेयरों का सम्मेलन सिंगापुर में हो रहा था और मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा था, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली का मेयर मानकर विश्व संबोधित कर रहा है और ये कह रहा है कि आप मेयरों के सम्मेलन में आइए, आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं। और केजरीवाल जी मेयरों के सम्मेलन में दिल्ली का फार्मूला कहते हैं कि मैं दिल्ली का जो फार्मूला है या दिल्ली का जो मॉडल है वो विश्व को देना चाहता हूँ कि फ्री का मॉडल कैसे होता है। उधारी बढ़ती जाए, कर्जा बढ़ता जाए, पैसा आता ही है तो, लेकिन सरकार बनी रहे, मैं सत्ता में बना रहूं, उसके लिए फ्रीबीज का फार्मूला सरकारें छेड़ती हैं, व्यक्ति छेड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में जिस समय बहस हुई तो उस समय 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो उसमें हुआ कल। और दूसरी बात, केजरीवाल जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो आपने देखा ही कि उन्होंने कैसे दिल्ली को संबोधित करते हुए बड़ी तेज़ी से चढ़ाई मोदी जी के ऊपर करी, बड़ी सशक्तता से मोदी जी के ऊपर चढ़ाई करते हुए कहा कि ये माफ़, वो माफ़, अमीर मित्रों के लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए मैं कर रहा हूँ तो इनको परेशानी हो रही, ये वो फलाने बता। हालांकि मोदी सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं। मोदी सरकार ना तो पिटीशन लाई थी और ना ही मोदी सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई स्पष्टता से देने को तैयार है। ये तो मामला अश्विनी उपाध्याय, जो कि उनकी ही पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, उनके ही पक्के वाले साथी थे, केजरीवाल के फाउंडिंग मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के अश्विनी उपाध्याय, ये तो अश्विनी उपाध्याय जी लेकर आए थे और अश्विनी उपाध्याय जी ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही तो फिर उस पर केंद्र सरकार को नोटिस हुआ था, इलेक्शन कमीशन को नोटिस हुआ था, फाइनेंस कमीशन को नोटिस हुआ था, नीति आयोग को नोटिस हुआ था। इन सब से सुप्रीम कोर्ट ने सलाह मांगी। और इसके अतिरिक्त एक और बड़े अति विशिष्ट व्यक्ति जिनको आप कपिल सिब्बल कहते हैं, कपिल सिब्बल को भी कहा कि भाई आप भी अपना मास्टर स्ट्रोक इस पर खेल लीजिए। कपिल सिब्बल हालांकि कल अदालत में प्रेजेंट थे। हालांकि कपिल सिब्बल की खास बात यह है कि वो भी 2 दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक भाषण के दौरान कह रहे थे, अब मेरी आयु हो चुकी है, मैं 50 वर्ष सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में एंटर कर चुका हूं और अब मुझे सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है जो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से रखनी चाहिए। और बहुत बड़े बड़े शब्दों से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, चूँकि वो बहुत सीनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, रोस्टर कैसे तय होता है, जूनियर जजेस को मामला दे दिया जाता है और निर्णय पहले से मालूम होता है। ऐसी इस तरह की बहुत सारी बातें कपिल सिब्बल ने ऑन रिकॉर्ड, मेरा कहना है ऑन रिकॉर्ड से मतलब कैमरे के सामने कहा। तो आप समझ सकते हैं कि कपिल सिब्बल वहाँ क्यों, कपिल सिब्बल को क्यों ये रेवड़ी वाला मैटर दे दिया गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कपिल सिब्बल को जब कोर्ट में विश्वास ही नहीं है तो वो कोर्ट में प्रेजेंट भी क्यों हो रहे हैं और वो कोर्ट में इस मामले में भी क्यों बहस कर रहे थे, क्यों अपनी बात कर रहे थे। लेकिन जो मेन पार्टियाँ हैं वो अश्विनी उपाध्याय, इनके पिटिशनर, सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल और इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव, केजरीवाल ने इंटरवेंशन किया है तो आम आदमी पार्टी के
अभिषेक मनु सिंघवी, ये लोग सामने थे। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहना था? अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने आम आदमी पार्टी का इंटरवेंशन में ये कहा कि आप जिसको फ्री वीज कह रहे हैं और जिसको डेंजरस या सीरियस इशू कह रहे हैं, वो दरअसल वैसा नहीं है। आप लोग ये फ्री बांटने को गलत तरीके से ले रहे हैं। इसका प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत रॉन्ग सेंस में लिया जा रहा है। इतनी बात तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कही, इसके अतिरिक्त अभिषेक मनु सिंघवी अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लगातार कहा कि भाई मैं जो कुछ इलस्ट्रेशन जानता हूँ, इनके बीच में बैलेंसिंग की जहाँ तक बात आती है कि भाई फ्री में बांटना मतलब लोक कल्याण के लिए बांटना और फ्री में बांटना, इन दोनों में फ़र्क है। फ्री में बांटना अपने लिए और लोक कल्याण के लिए बांटना, इनमें फ़र्क ये है कि लोक कल्याण आवश्यकता अनुसार किया जाता है, लोक कल्याण की स्थिति को देखते हुए किया जाता है। और इलेक्शन के टाइम पर वचन देना कि मैं सबको फ्री दे रहा हूँ, तो ये तो इलेक्शन का कैंपेन है और संवैधानिक रूप से, या मैं कहूँ कि ये इंडियन पिनल कोड की नज़र से ये तो ब्रेबरी है, ये तो रिश्वत है और रिश्वत देकर वोट मांगा जा रहा है। ये बात सामने आई। अब तुषार मेहता जी ने बड़े अच्छे से अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि भाई ये जो फ्री वीज का कल्चर है, ये कल्चर भारत में डेंजरस की तरफ ले जा रहा है। अब फ्री वीज ही ग्राउंड रह गया है इलेक्शन का और लोग ये कहना शुरू कर दिया है कि हम ये बांटेंगे तो एक पार्टी कुछ बांटती है तो दूसरा कुछ बांटते, यहाँ तक कि सोने की चेनें बांटने का वचन देना, ये कहाँ तक लॉजिकल है। इसलिए इस पर बैन होना चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार ने अपना रुख क्लियर किया और रुख क्लियर करते हुए कहा कि भाई फ्री के फॉर्मूले पर हम विश्वास नहीं करते। चुनाव के टाइम पर जो फ्री बांटा जाता है या फ्री का वचन दिया जाता है बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, बिना वचन के, वो ठीक नहीं। हालांकि ये बात पिटिशनर ने कहा कि साहब चुनाव के टाइम पर चुनाव आयोग के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना चाहिए और फाइनेंशियल जो उनका एजेंडा है वो रजिस्टर करवाना चाहिए। तुषार मेहता जी ने उस समय कहा कि ये तो ठीक, आप ठीक कह रहे हैं कि ये रजिस्टर किया जा सकता है, लेकिन फ्री का फार्मूला बाकी में एजेंडे में होता नहीं, मैनिफेस्टो में होता नहीं है। फ्री के फार्मूले तो जनरली पब्लिक मीटिंग और भाषण में बोले जाते हैं। जैसे जैसे याद आता जाता है कि कैसे वोट खिंचेगा, वैसे वैसे फ्री के वचन दिए जाते रहते हैं। ये सारी बातें कोर्ट में आई। कोर्ट ने अपना भी एक इलस्ट्रेशन दिया। उन्होंने कहा कि साहब हमारे ससुर, उनका माई फादर इन लॉ ऐसा वर्ड किया, वो एक किसान हैं और उनका एक बिजली का कनेक्शन था। महाराष्ट्र की सरकार ने ये कह दिया कि भाई जिसके पास ज़मीन है और जिसके पास मतलब जो ज़मीन का ओनर है और वो खुद अपनी ज़मीन कर रहा है, तो उनको फ्री में बिजली नहीं मिलेगी। उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब उस समय चीफ जस्टिस, आज के चीफ जस्टिस से पूछा और कहा कि भाई ये जो है वो पॉलिसी ठीक नहीं है और इसको कैसे देखा जाए। तो बोले, हमने उनसे कहा कि भाई ये तो पॉलिसी इशू है, लॉ की पॉलिसी है और एक न एक दिन इसको सही होना ही। लेकिन बाद में नतीजा ये निकला कि जो इर्रेगुलर कनेक्शन थे, उन इर्रेगुलर जो कटिया डाल के चला रहे थे, उनको रेगुलराइज कर दिया गया और उनको जब रेगुलराइज कर दिया गया तो इनका कनेक्शन रेगुलराइज नहीं हुआ। जो वाकई में जिनको नीड थी उनको नहीं, जिन्होंने गलत तरीके से चलाया था उनके कनेक्शन को रेगुलराइज कर दिया गया और कहा तुमको तुम्हारे पुराने फिल्म बिल माफ़ किए जाते हैं और ये वो, और दुनिया भर का इलीगल को लीगल कर दिया गया कानून बनाकर। लेकिन जो लीगल था उसको कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं अपना छोटा सा घर बनाना चाहता हूं, मैं अपना छोटा सा घर नहीं बना सकता क्योंकि सैंक्शंस उसके पीछे लगे हुए हैं, प्लान उसका होना चाहिए, नगर निगम, नगर पालिका या जो भी अथॉरिटी बैठी है उस अथॉरिटी से उसका अप्रूवल होना चाहिए। लेकिन वहीं मेरे बगल में मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्ट हो जाती है और वो मल्टी स्टोरी बन जाती है, उसका कोई नियम धर्म नहीं। तो ये इर्रेगुलरिटीज़, ये जो पार्टी बंदी है, ये जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं, इनको कैसे सही किया जाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, इनको एड्रेस करना ज़रूरी है। कोर्ट के सामने जो बातें आईं उन बातों को मैं चर्चा कर देता हूँ कि इर्रेशनल फ्रीवीज, यानी कि मैं कुछ भी बांट दूंगा, ये क्यों नहीं बैन किया जाता? ये इलेक्शन प्रोसेस में क्यों नहीं आता? ये इलेक्शन प्रोसेस को विटिएट क्यों नहीं कर देता? दूसरी बात उन्होंने जो सामने आई वो हुआ कि भाई ये फ्री वीज बांटना
आर्टिकल 14, 162, 266, 3, 282 का उल्लंघन है। 14, 162, 266 क्लॉज 3, 282 का उल्लंघन है, क्योंकि ये जो बांटा जा रहा है ये वाकई में फेयर इलेक्शन नहीं होने देता, पब्लिक फंड्स का मिसयूज़ होता है और दुनिया भर की बात। और जो आर्गूमेंट है वो ये हुआ कि ये तो भाई जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिया जा रहा है, पैसा घोषणा करके अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिया जा रहा है, और ये ब्राइब दी जा रही है, वोटर्स को घसीटने के लिए ये रिश्वत दी जा रही है। ये आईपीसी की धारा 171B, 171C के तहत दोषी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रलोभन देकर वोट मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन की बातें हमने अखबार में पढ़ी, इलेक्शन कमीशन का हमें एफिडेविट चाहिए था, काउंटर एफिडेविट चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब नहीं दिया। अभी 11 बजे तक तो कोई जवाब उनका जमा था नहीं, अभी तक मेरी टेबल पर नहीं आया है, मैं सुनवाई जब कर रहा हूँ, लेकिन अखबारों में छपा है कि इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने वहाँ स्टैंड क्या लिया? इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया कि साहब ये तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी है, ये तो सरकार को लेनी चाहिए, ये हमारा डोमेन ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है। इसलिए सप्लीमेंट्री एफिडेविट में उन्होंने ज़रूर कर दिया कि भाई एक्सपर्ट बॉडी में हम शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा पिछली तारीख में ये कहा था कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी एक बिठा दीजिए, कपिल सिब्बल भी उसमें शामिल किए गए थे। एक्सपर्ट कमेटी में लॉ कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन हो, या इलेक्शन कमीशन हो, नीति आयोग हो, और जो कुछ प्रबुद्ध फाइनेंशियल सेक्टर्स के लोग हैं वो उसमें हो, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने और वो अपना रिप्लाई दे, मतलब सजेशंस दे, उस सजेशन के आधार पर कानून बनाया जा सके। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम उस बॉडी के भी हिस्से नहीं होना चाहते। ये बहस कोर्ट में हुई, कोई फैसला नहीं हुआ, कुछ अभी हुआ नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि जितनी बहस कोर्ट में हुई है उसके आधार पर वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि साहब देखो, ये बहुत बड़े बड़े लोगों को, बिजनेस मित्रों को, अपने मित्रों को ये तमाम तरह के लोन माफ़ कर देते हैं, तमाम तरह की छुट्टियां दे देते हैं, तमाम तरह के ये टैक्स में वेवर दे देते हैं, और हम गरीब को देना चाहते हैं तो ये हमें देने नहीं देते हैं। अब उनके लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनको जवाब तो दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जवाब इस संदर्भ में मुझे लगता है कि अभी तक वो उन पॉइंटों पर नहीं पहुँचे। जब वो ये कहते हैं कि टैक्स, मतलब कंपनियों को लाभ दिया जा रहा है, तो एक बात तो ध्यान में रखिए कि भारत सरकार इन्वेस्टमेंट करके कंपनियां लगाए, भारत सरकार इन्वेस्टमेंट करके कुछ फैक्ट्रियां लगाए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और लोगों को दे। दूसरा तरीका ये है कि कुछ सब्सिडियां देकर इंडस्ट्रीज़ की मदद की जाए, ताकि इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मतलब अरविंद केजरीवाल जी क्या निकालते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मतलब भारत में आज भी ये लगाया जाता है कि सरकारी नौकरी में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी करता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भारत नहीं कहता, क्योंकि भारत के नेताओं ने उसको कभी कहने ही नहीं दिया, क्योंकि हमेशा से रिजर्वेशन का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर और सरकारी सुविधाओं का लालच देकर, उनके तमाम तरह के कमीशन बिठाकर उनकी सैलरी बढ़ाना, उनको ये करना वो करना, लालच के लिए, लोभ बस उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूरी मशीनरी को, ये हमारे यहाँ की सरकार का कल्चर बन चुका है। उस कल्चर के तहत ये सरकारी कर्मचारी लाभ पर लाभ लेता है और ऊपर सरकार के खिलाफ धरना भी खूब दिखाता है। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर बन गया। प्राइवेट सेक्टर में ये है नहीं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है काम धांस कर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है शाम को आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर का मतलब काम करे बगैर सैलरी नहीं मिलेगी, और अगर आप बन भी गए हैं तो 2 महीने का नोटिस दिया और नमस्ते, अपने घर जाइए, दूसरा जॉब ढूंढ लीजिए अपने योग्य। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब जनरेट करना है, भारत को इंडस्ट्रियल हब बनाना है, तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। कोई भी सरकार हो वो सुविधाएं देनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि बंगाल में ये नैनो का प्रोजेक्ट लग रहा था, और नैनो का प्रोजेक्ट लगते समय उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी और ये ममता बनर्जी उसका विरोध कर रही थी। वहाँ पर टाटा ने वो प्रोजेक्ट उठाने का मन बनाया कि भाई अब तो यहाँ नहीं हो सकता। इधर मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, टाटा को स्पेशल फ्लाइट से मिलने के बाद कहा कि हम साणंद में आपको जगह देंगे और साणंद में जगह देकर हम आपकी इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करवाएंगे। इसके अतिरिक्त हम आपको ये फ्री में जगह दे देंगे, हम आपके टैक्स वेवर कर देंगे, हम आपको सुविधाएं दे देंगे, आपके जितने भी अप्रूवल हैं वो सरकार करेगी, आपको कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल पैसा लेकर आइए और यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। अब इस इन्वेस्टमेंट को, इस लाभ देने की प्रक्रिया को, जिसमें
करोड़ों अरबों रुपए की टाटा को ज़मीन दे दी गई, टाटा के कुछ 4-5 साल के लिए, कुछ सालों के लिए टैक्स माफ़ कर दिए गए, टाटा को सुविधाएं देने की बात करेगी। इसको अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये सरकार के द्वारा बांटा गया रेवड़ी है, सरकार अपने जो मित्र हैं, जो व्यापारी मित्र हैं, उनको दान करते हैं। अब लेकिन गुजरात के साणंद अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर वाला जो रूट है, वहाँ पूरे एक एक व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि इस लाभ को देकर वहाँ कमाया क्या गया। आप समझ लीजिए कि अहमदाबाद से लेकर साणंद तक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल हब बन गया, क्योंकि एक जहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जाती है वहाँ सैकड़ों इंडस्ट्रियाँ छोटी छोटी, कोई कील बनाता है, कोई निब बनाता है, कोई पंचर का पाइप बनाता, कोई पंचर का बॉल बनाता है, तो कोई टायर बनाता है, तो कोई ट्यूब बनाता है। तमाम तरह की इंडस्ट्री अगल बगल डेवलप हो गई और वो पूरा एरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। दूसरी बात ये भी आती है कि कोई कंपनी बैठ गई, सपोज़ चाहे वो कोरोना की वजह से बैठ गई, चाहे वो ये मैं कह लूँ कि रिसेशन आया उसकी वजह से बैठ गई, मतलब मंदी आई उसकी वजह से बैठ गई। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी बंद कर दी जाए कि भाई कंपनी बंद कर देते हैं और कंपनी बंद करके जितने उसमें लाखों एम्प्लॉई हैं वो अपना भटक, रोजगार उनका खत्म हो जाएगा, अपनी मर्जी हो वहाँ जाए, हमसे क्या लेना देना, मेरे पास पैसे नहीं। दूसरा, सरकार ने इनके रिकंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बोर्ड बना रखे हैं, जहां पर इन कंपनियों को जो कि बीमारू हो चुकी हैं, इनकी बात उनके सामने जाती है, वो उस बात को लेकर कंसीडर करते हैं और कुछ पैसा उन कंपनियों में डालकर उसका मैनेजमेंट बोर्ड बदला जाता है। मैं फिर से कहता हूँ, कंपनी अगर डूब गई है तो जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, मैनेजमेंट को जो हमारे यहाँ का रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड है, इन्वेस्टमेंट इन रिकंस्ट्रक्शन, वो वहाँ बैठ जाता है, उसका जो मैनेजमेंट है वो अपने कब्जे में कर लेता है और फिर मैनेजमेंट बदल देता है। मैनेजमेंट बदलने के साथ साथ उनके कुछ टैक्स माफ़ कर दिए जाते हैं कि भाई आपकी लायबिलिटी कम हो जाए। उनको कुछ हो सकता है पैसा भी उन कंपनियों में लगाया जाता है कि ताकि कंपनी फिर से ऊपर उभर कर आ जाए। उससे 2-3 लाभ हैं। एक तो ये है कि सरकार ने तमाम तरह के उससे टैक्स ले रखे हैं पहले से। दूसरा ये है कि कंपनी डूब रही है तो एम्प्लॉयमेंट तमाम तरह का जा रहा। तीसरा ये है कि भारत का प्रोडक्शन खत्म हो रहा, प्रोडक्शन में हम कमज़ोर हो रहे हैं। चौथी बात यह है कि भारत की जीडीपी पर उस कंपनी के बंद होने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार क्या करती है कि एक बाकायदा बोर्ड बनाकर उस बोर्ड से इन्वेस्टमेंट करवाती है, इन्वेस्टमेंट करवाकर उसको उभारती है कि कंपनी किसी तरह से उभर जाए। मैं उसका एक इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ। सत्यम है, सत्यम में आपको याद होगा रामलिंगा राजू जिनके बेटे से विवाद हो गया था और कंपनी बैठ गई। सत्यम कंप्यूटर्स देश की बड़ी कंपनी थी सत्यम, और ऐसा कहते हैं इन्फोसिस के बाद दूसरे नंबर पर थी, तीसरे नंबर पर उस समय टीसीएस हुआ करती थी। आज शायद समीकरण दूसरा, ये मैं बात बता रहा हूँ 15 साल पुरानी। रामलिंगा राजू को जेल हो गई, सत्यम का शेयर एकदम डूबने लगा। सत्यम का जब शेयर डूबा तो ये हुआ कि सत्यम बंद हो गई और उसमें लाखों हज़ारों कर्मचारी काम कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सरकार ने क्या किया कि उस डूबी हुई कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने ले लिया और रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने उसमें कुछ पैसा लगा दिया। पैसा लगाकर शेयर धीरे धीरे उठने लगा। फिर महिंद्रा को उसका मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर दिया और महिंद्रा के हाथ में उसका काम धाम दे दिया। महिंद्रा ने उसको महिंद्रा टेक के नाम से कंपनी चलाई और कंपनी को फिर से उबार कर खड़ा कर दिया। अब उनके जो उस समय टैक्स माफ़ किए गए होंगे, उनको जो सपोर्ट किया गया होगा, वो सपोर्ट बाद में सरकार ने वापस ले लिया। जो इन्वेस्टमेंट किया वो अपना शेयर वापस ले लिया, वापस लेने का अधिकार है उनको। शेयर वापस ले लिया, कंपनी दोबारा इस्टेब्लिश हो गई, कंपनी फिर से टैक्स देने लगी। ऐसी स्थिति में ये कह देना कि कंपनी को टैक्स माफ़ कर देते हैं, ये कह देना कि उनकी मदद कर देते हैं या उनके लोन माफ़ कर देते हैं, ये मुझे लगता है केजरीवाल जी पढ़े लिखे होने के बावजूद, भारत के अंदर छोड़ दीजिए, संसार के किसी भी कंट्री में कंपनी और फर्मों का जो स्टेटस है, किन कंडीशंस पर उनको मदद की जाती है और कैसे पैसा वापस लिया जाता है, इसकी या तो जानकारी नहीं है या फिर वो देश को गुमराह करना चाहते हैं। जो गुमराह करके वो ये बताना चाहते हैं कि आप बैंक का लोन इनको क्यों माफ़ कर रहे हैं। क्या कंपनियों को बंद कर दिया जाए, क्या कंपनी को डूबने दिया जाए, क्या कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट के नाम से एम्प्लॉयमेंट जो जिनका है उनको सड़क पर खड़ा कर दिया जाए और उनकी बिजली पानी फ्री करके, उनका राशन फ्री करके ये कहा जाए कि अब तो हम तुम्हें बिजली पानी और राशन देते हैं, ये बिजली पानी राशन लेकर घर में बैठिए, आराम तसल्ली से करिए, कोई चिंता की बात नहीं है, वोट हमको दीजिए, हम तुम्हारे संरक्षक हैं। या फिर ये काम बनता है कि उन कंपनियों को और बड़ा किया जाए ताकि उसमें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो,
बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो करते रहें और वो कंपनी बड़ी हो जाए, भारत में इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में हो, भारत का प्रोडक्शन हो, भारत को टैक्स दे, यहाँ से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करे। तो आप सोचते हैं कि अगर आप फ्री बांटेंगे, सोचिए आप फ्री बांटेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे? आप कहते हैं टैक्स पेयर्स का पैसा बांट रहे हैं। आपको मालूम है कि देश में सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स आता है। अब कॉर्पोरेट टैक्स जो आता है, केजरीवाल जी IRS अपने आप को कहते हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स आता है, क्या कॉर्पोरेट टैक्स सामान्य जनता देती है? कॉर्पोरेट टैक्स तो कंपनियां ही देती हैं। अब इन कंपनियों का जब संकट आए तो उस समय सरकार हाथ उठा दे और जब कंपनी बढ़ रही हो तो उससे टैक्स ले। ये तो सही, ये तो इंसाफ नहीं है। कंपनी भारत में बनी रहे, भारत की कोई कंपनी बंद ना हो, भारत की कोई कंपनी बर्बाद ना हो और भारत में एम्प्लॉयमेंट खत्म ना हो, भारत में प्रोडक्शन खत्म ना हो, भारत का एक्सपोर्ट खत्म ना हो, भारत की ज़रूरतें पूरी ना हो। ये क्या वो सोचते हैं केजरीवाल को ये हो जाना चाहिए? इसलिए इस सिस्टम में भारत सरकार नहीं करती, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इसमें कंपनी लॉ बोर्ड बाकायदा बैठता है और कंपनी लॉ बोर्ड के मातहत ही रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट होता है। वो सब चीज़ों, सब परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। उनके पास टैक्स रिटर्न भी होता है, ROC के पास पूरी सूचना होती है कंपनी की कि कब कंपनी को उसको टेक ओवर कर लेना है और टेक ओवर करके क्या करना है और उसके बाद उसका टेक ओवर ट्रांसफ़र करना और टेक ओवर ट्रांसफ़र करते समय अपना पैसा फिर से निकाल लेना। ये सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत या फिर मैं कहूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इनकी मदद से और कंपनी लॉ बोर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इनके माध्यम से इसको चलाया जाता है। अब केजरीवाल को क्या ये नहीं मालूम कि ये स्ट्रक्चर है? क्या भारत में कंपनियों या फैक्ट्रीज़ का बीज नहीं बोना चाहिए? क्या भारत में इनको ख़त्म कर देना चाहिए? क्या भारत में व्यापारी को ख़त्म कर देना चाहिए? ऐसी सरकार किस काम की जो वोट के लिए काम करे लेकिन देश में व्यापार ख़त्म कर दे? 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार बैठी उसने देश से व्यापार ख़त्म कर दिया। चीन के से इम्पोर्ट पर हम डिपेंडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि व्यापारी से पैसा भी लिया गया, उसको नोचा भी गया और इतना प्रताड़ित उसको किया गया कि वो धीरे धीरे करके चाइना शिफ्ट हो गया। और चाइना में वही व्यापारी जो भारत में काम कर रहा था, वही कंपनी जो भारत में काम कर रही थी, वो चाइना में जाकर एस्टैब्लिश हो गई, चाइना में प्रोडक्शन किया और भारत को फिर से बेचा, जिससे हमारी फॉरेन करेंसी भारत की सब जाती चली गई और भारत केवल मुफ्तखोरी में आकर फंस गया। क्या केजरीवाल जी को इतनी जानकारियां नहीं हैं? मैं नहीं समझता कि केजरीवाल जी को इतनी जानकारियां नहीं होंगी, लेकिन उनका जो रुख आया, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है उनको व्यापारियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि मैं व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भारत के खिलाफ नहीं हूँ, भारत के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना पैसा खर्च हो सकता है उतना भारत को करना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा ना खर्च करके अगर सीधे पॉकेट में डाल दिया जाता है तो वोट तो मिल सकता है, लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटीज कंपनी का और जो एटमॉस्फेयर भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बनता है या भारत में कंपनियों के इन्वेस्टमेंट का माहौल बनता है, वो माहौल समाप्त हो जाए। अब पैसा लाओगे कहाँ से? कैसे बांटोगे फ्री में? जब कॉर्पोरेट सेक्टर को ख़त्म कर देंगे तो श्रीलंका हो जाएंगे, तो पाकिस्तान हो जाएंगे, तो बांग्लादेश हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें जो बैलेंसिंग के ना हो, केजरीवाल जैसे, मतलब मैं पढ़ा लिखा तो उनको नहीं कहता, लेकिन हाँ फिर भी जो भी वो पढ़कर आए, जिस विभाग से भी वो पढ़कर आए, उसके अनुसार उनको इतनी बुद्धि तो रखनी ही चाहिए कि इस तरह के बयानबाजी न किए जाएं और देश को गुमराह न किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।